गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम है आप सभी का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। शुरू करेंगे आज का सेशन। ओके। और कौन कौन आ गया? अंशु प्रिया, मनीषा चौहान। ओके, वेलकम। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम इसमें समझेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हुंड रूल्स के बारे में हम समझेंगे। अब वो प्रिंसिपल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और अभी कुछ लोगों को हुंड रूल्स नहीं आता, तो हुंड रूल्स के बारे में आप समझ लेंगे कि हुंड रूल्स क्या कहता है। हम्म। कोई नहीं, अभी आपकी जो है, हाँ, बायोलॉजी की क्लास भी जो है आपकी अपलोड करा दी है। आप देख लेना, चेक कर लेना। कई वीडियो अपलोड कराई थी, तो आप उनको पढ़ लिए होंगे। तो आज एक फिर अपलोड करा दी है। 3-4 वीडियो आपकी बायोलॉजी के अपलोड हो जाएंगे। शाम में आपकी एक फिजिक्स की क्लास भी होगी। तो फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री की क्लास है ना, इन पे ज़्यादा फोकस हम लोग कर लेंगे। एंड बायोलॉजी की आपकी क्लास जो कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो सब जा रही हैं, वो आपको मिल रही होंगी। ठीक है। तो अभी आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग। माइक कहाँ ऑफ है? अभी ठीक है ना? अभी तो ठीक है बस। चलो। हम्म। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो वी विल डिस्कस अबाउट कि जो हुंड रूल है। हुंड रूल ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ऑर्बिटल्स में, तो पहले जो है सिंगली फिल्ड करते हैं, है ना, फिर बाद में जो है डबल डबल करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, उनमें एक जो बॉक्स जैसा हमने बना करके समझा था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहले आप सिंगली फिल्ड करेंगे। जैसे आपने देखिए ये सब पढ़ रखा होगा कि हम किस तरह से करते हैं। अब वो प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। तो 1s2, 2s2 और 2p6, 2p6, है ना। हमने ये भी समझ लिया था कि कितने ऑर्बिटल, कौन से शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने सब ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ तक आप सबने कायदे से पढ़ा था। चलो। तो देखिए, जो पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें अगर हम देखें, हम्म, तो 1s2, 2s2, तो इसमें देखिए एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है। इसमें s और p होते हैं, और s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ेंगे 3s2, 3p6 और 3d10, है ना, इस तरह से करके। फिर जो है इस तरह से हम कर सकते हैं 4s2, 4p6, है ना, इस तरह से करके 4s2। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कह सकता हूँ कि ये 4s2, 4p6, ठीक है, 4p6 या 4 वैसा वाला ही ले लो, चलो। 4s2, 4p6, 4d10 एंड 4f14, मैक्सिमम इतने ही तक रह सकते हैं। समझ रहे ना, इस तरह से करके, और आगे सो ऑन सो फोर्थ, जी में भी आप जो है आगे भर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें जैसे मान लो कहा जाए कि भाई कैसे किस तरह से भरेंगे, तो जैसे ये है ना, 1s ले लो, मान लो s है, जैसे s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। तो इसमें कहा जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे s ऑर्बिटल में, ठीक है, तो जब आप इनका ये बनाएंगे इस तरह से करके, सब सेल टाइप का सब ऑर्बिटल, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह से, जैसे तो ये हो गया जैसे एस। पी के बारे में अगर हम बात करें, तो हुंड रूल यही कहता है, कि जिस तरह से, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे करके। तो ऐसे नहीं भर सकते कि मान लो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को हमने ऐसे भर दिया, या 4 हैं तो मैंने ऐसे भर दिया, गलत तरीका है। तो इसमें कहा गया कि पहले हम जो है सिंगली फिल्ड करते हैं, फिर डबल फिल्ड करते हैं। मान लो अगर 4 हैं तो ऐसे, 5 है तो ऐसे, 6 हैं तो ऐसे, है ना, सो ऑन सो फोर्थ। तो यही सब हमारा हुंड रूल कहलाता है। आप सबने पढ़ा होगा। तो हुंड रूल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो बिफोर द डबल ऑक्यूपेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल, एवरी ऑर्बिटल इन द सब लेवल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। जो सब लेवल होगा, ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल होते हैं ना, सब लेवल उसी को हम बोल रहे हैं। तो किसी भी कक्षक के दोहरे आधिपत्य से पहले उपस्तर में प्रत्येक कक्षक अकेले ही कब्जा कर ले जाता है, मतलब घेर लेता है वो। या कब्जा करने का मतलब क्या है? घेर लेता है ना, घेरा जाता है, या फिर जो है स्थान ले लेता है, ठीक है ना। वो उप स्तर में प्रत्येक कक्षक अकेले ही स्थान, ठीक है, स्थान मतलब जो है घेर लेता है, या चलो कब्जा ही कह सकते हैं, ठीक है, कि वो स्थिति धारण कर लेता है। समझ रहे हैं ना? तो कुल स्पिन को अधिकतम करने के लिए एकल अधिभोग कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉनों का स्पिन समान होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल स्पिन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन, ठीक है। हाँ, यानी जब जब सिंगली, हाँ, फिर जैसे सिंगल ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो उनकी सबकी पोजीशन एक ही तरफ होगी, है ना। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं,
बायोलॉजी की क्लास जो है आपकी अपलोड करा दी गई है, क्लास नंबर 36 आप देखें। उसके अलावा जो है उसके बाद की 2-3 और अपलोड हो जाएंगे, उसमें लंबी लंबी वीडियो है, तो आप उसको आराम से देखते हुए चलिए। मैं तो एक ही दिन में सारी कर दूंगा, लेकिन क्या है, आप जो है आराम आराम से पढ़ते हुए चलोगे तो आपको थोड़ा सा जो प्रेशर आ रहा है ना माइंड पे, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकली चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी तो बड़े कायदे से हो गई है आपका। तो याद रखिएगा कि अगर मान लो मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भर दूं, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो सारे जो है वो एक ही जैसी स्पिन को दर्शाएंगे। आप सबने पढ़ा होगा जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किधर से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना। क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, पढ़ा है ना आपने। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर, अभी हम क्वांटम नंबर पे आ रहे हैं, और क्वांटम नंबर आप समझ जाओगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो एक वैसे मूव कर रहा होगा, समझ रहे हैं ना, उस तरह से करके। तो जो है ये इसकी किसको, स्पिन को, है ना, जो स्पिन होती है उसको दर्शाता है। चलो, तो ये था हमारा हुंड रूल। तो हुंड रूल में देखिए, अगर मान लो मैं कहूँ कि चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हुंड रूल का, है ना, ठीक है, हुंड रूल का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कहा जाए कि हुंड रूल के हिसाब से आप जो है फील्ड करिए। हुंड रूल अप्लाई करते हुए, है ना, हुंड रूल अप्लाई करते हुए, हुंड का नियम आप जो है मान लो आपको दे दिया यहाँ पर, सपोज करिए कि यहाँ पर क्लोरीन दे दी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो आप इसको कैसे फिल्ड करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, देखो। तो 17 एटॉमिक नंबर हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह से बनाऊंगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुंड रूल के हिसाब से, उसके अबव के नियम से बनाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर उसको हम फिल्ड करके देखेंगे हुंड रूल के हिसाब से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज देखिए बहुत कुछ टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, टाइम से पहले चीजें हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों का मैथ, हिंदी, ये सब है ना कराने के उस वजह से जो है थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज किया उस तरह से। अदरवाइज जो है आपकी सारी चीज़ अब बढ़िया हो गई होंगी, और आप लोग जो है पढ़ ही रहे होंगे, और बाकी कुछ तो पढ़ो ही होगा आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 1s2, है ना, 2s2 2p6, ये हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हो जाएगा 3s2 3p, और सबका सिखा दूंगा मैं, अभी अभी देखते जाओ, जो एग्जाम में जो पूछेगा वो भी 3s2 और 3p। अब देखो कितना करना था हमें, अ, अगर मैं इसको 3p6 कर दे रहा हूं तो कितने हो गए, 6 4 10 और 18 हो रहे हैं, 3p5 हो गए। कितना होगा, 3p5, 1s2 2s2 2p6, 6 4 10 और 10 12 और 5 17, यही हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पी में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हाँ कितने, 6, बट इसमें 5 है। तो बस इसको कुछ इस तरह से बताएंगे आप, बस कुछ नहीं करना है। इसको अगर दिखाना है तो एक बॉक्स बना करके आप इस तरह से दिखा दोगे कि भाई एक जो है ये 1s2 हो गया। तो 1s2 में ये भी हो सकता है ना 1s, है ना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2 में, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह सकता हूं कि एक ऐसा होगा जो इधर स्पिन कर रहा होगा, और एक ऐसा होगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर मैं इसमें दिखाऊं तो देखो मैं इसको इस तरह से भर सकता हूं कि एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके फुली फिल्ड हो गए, ठीक है। चलो इसको हम देख लेते हैं, इसका भी बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपने इसका दिखाया। तो इसको भी इस तरह से ही हम भर लेंगे, इस वाले में भी, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो एक ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, ठीक। अब बात करते हैं 2p6 की। तो भाई इसमें जो है सबसेल लेवल पे कितने बनेंगे, मतलब सब ऑर्बिटल लेवल पे कितने बॉक्स होंगे, कितने सब ऑर्बिटल होंगे, 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर के देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अगर आपने ऐसे भरा इस तरह से करके, है ना, तो जो है बात जम नहीं रही, है ना। भले ही ये भर जाए, डबल हो जाए, लेकिन पहले आप डबलिंग नहीं करोगे, पहले जो है आप इसको सिंगल ऐसे ही भरोगे। सारे एक जैसी स्पिन को दर्शाते हैं, ठीक है। सर बायो का एक और लेक्चर दीजिए, बायो के जो है 2 या 3 लेक्चर अपलोड होंगे। बायो के लवली एक नहीं 2-3 अपलोड करा दूंगा शाम तक, ठीक है। शाम में आपके शाम तक 2-3 अपलोड हो जाएंगे, यू डोंट वरी। आप पहले उसको देखो, बायोलॉजी का तो आप साथ साथ बहुत अच्छे से कर ही लेंगे इसमें, हाँ। तो क्या बोला आपने, आराधना, एक माइनस में होगा एक प्लस में, हाँ। तो अभी इस तरह से आप भरो, ठीक है। एक मिनट,
माइनस ही तो बोला था मैंने, तो एक प्लस में होगा और एक जो है वो किस में होगा, माइनस में होगा। हाँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, तो इसी तरह से ये कौन से हो गए, क्लॉकवाइज। आप दोबारा जब डबलिंग करोगे तो आप इधर से करते हुए चलेंगे ऐसे। तो 2p6 हो गया, ये हमने भर दिया। इसी तरह से इसका जो है वो क्या है, एक बॉक्स बना लोगे आप, है ना, इस तरह से करके। ओके। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके भी आपने भर दिए। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होगा, वही है ना, 3 बॉक्स बना लिया आपने। और इसमें जो है आप किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया, है ना। इस तरह से हम जो है होल्ड रूल ये कहता है कि इस तरह से रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एक जो सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं। समझ रहे हैं ना। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दैट क्लियर टू ऑल। पहले बता दो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। नहीं, हाँ, एक चीज और। ये चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से आप भरते चले जा रहे थे, अब हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम, हाँ, जो एक एग्जाम में पूछेगा वो तो कर ही नहीं हमने, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कर लेते हैं। ठीक है, चलो। हम्म तो इसमें जो पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखो इसका निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जाम में पूछेगा वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का पूछता है आपसे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। हम्म संक्रमण, ट्रांजिशन, संक्रमणीय तत्वों का वर्गीकरण, है ना, संक्रमणीय तत्वों का वर्गीकरण। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, नहीं नहीं नहीं, हाँ, जो एक्स्ट्रा आपको लगे उसमें वो ऐड कर लेना, अदरवाइज जो है कोई जरूरी नहीं है, नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, जो नोट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बायो में, तो कोई जरूरी नहीं है उसमें, जो एक्स्ट्रा आपको नजर आए और वो आप पढ़ते रहा करो यूट्यूब से, जहां तहां से जो भी आपको पॉइंट लगे ना वो ऐड कर लिया करो अपने नोट्स में। दोबारा से टाइम की वेस्ट करोगे। तो चलो, पहली बात तो हम समझेंगे कि इसमें जो है आते कौन कौन से हैं, है ना। तो आप सबने पढ़ा होगा कि उसमें आते हैं कौन से ट्रांजिशन में, है ना, इंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, पीकोनी, CuZn। आपको मैंने बताया भी था कैसे याद करना है, स्कूटी, बुकरमैन, फिकोनी, CuZn। हम्म बिहार में वैकेंसी की बाढ़ आई हुई है और यूपी में सूखा पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो स्कूटी, स्कूटी, बुकरमैन, फिकोनी, CuZn, आप इस तरह से करके याद करते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे, एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए तभी तो करेंगे आप। 21 से शुरू होता है। देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका अंदर का एक शेल फुल फिल्ड ना हो। समझ रहे हैं ना, अंदर का सेल भी खाली हो, बाहर का तो खाली हो गई होगा, अंदर का भी खाली हो। समझ रहे हैं। और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर के दो, जो बैलेंस सेल होता है सबसे बाहर वाला, उसके अलावा भी अंदर के दो सेल कैसे होने चाहिए, हाँ, मतलब जो फुलफिल्ड नहीं होने चाहिए, फुलफिल्ड नहीं होने चाहिए, उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वो होते हैं आपके लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमणीय तत्व। और इनका एक एक शेल खाली होगा, अंदर वाला, वैलेंस सेल के अलावा अंदर वाला एक सेल खाली होगा, इसलिए हम इनको बोल देते हैं क्या, इनको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 23, इसका कितना होता है 24, इसका 25, 26, है ना, 27, 28, 29 और 30। इज दैट क्लियर टू ऑल, यहां तक सबका क्लियर हो गया। चलो, गुड।
चलो, हाँ ठीक है, शिल्पी में करा दूंगा। चलिए तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका ऐसा करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3 को देखिए, 310 जो होगा, 3d जो होगा वो 1 से 10 तक होगा। पहले अभी समझो, अभी इनका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेना, 4s2। अभी चलो हम इसका ना करके पहले एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा। कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनका इस तरह से होगा, समझ लो पहले। सामान्य इसमें क्रोमियम और जो है कॉपर दो इंपॉर्टेंट है, वो आप सबको भी पता होगा। सामान्य विन्यास, सामान्य विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले इनका समझ लो। इनमें ये रहता है कि डी वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहले बाद में भरेंगे हुन रूल के हिसाब से, ठीक है। पहले जो है 4s2 होना चाहिए, 4s2 में जाना चाहिए। बट क्रोमियम क्रोमियम एंड इसके लिए एक तो क्रोमियम हो गया 24 वाला, और एक आपका कॉपर एंड कॉपर, इन दोनों के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि 1s2, 2s2, 2p6, ये एक्सेप्शन है, 2p6 है ना, 3s2, 3p6, 3d, और ठीक है, और इसमें 4s1 रहता है गाइस, 4s1 रहेगा, यहाँ पर याद रखिएगा। हाँ, समझ रहे ना, ये तो आपने पूरा लेंथ नेट डेक नेट सीरीज कर लिख करके भेज दिया। हाँ, लास्ट पर नेट पॉन्सम है ना। चलो, तो अभी यहाँ पर आप देख लें, ये इनके लिए रहता है और यही एक्सेप्शन है, और ये दोनों क्या है, अपवाद है, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। यही क्या है, वो आपके एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इनका इस तरह से करोगे। बाकी का 4s2 में भरने के बाद में डी में भरते हो, लेकिन इसमें आप ऐसा करते हो कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s1 में बाद में जाएगा, या पहले 4s1 में एक भर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ होगा जो डी वाला होगा उसमें 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक ही हो सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक होंगे। एंड आपको इस बात का रखना है विशेष ध्यान कि इसमें, हाँ, इसमें जो होगा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा तो डी में, इसलिए तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। आप सबने पढ़ा होगा ना इनको, किस में रखा गया है, ये 10 होते हैं ना, पूरे 10 कॉलम, तो 10 के 10 कॉलम को हमने किस में रखा, डी ब्लॉक में रखा, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस वाले ऑर्बिटल में जाता है वो वही जो है किसको दर्शाता है, ब्लॉक को दर्शाता है। 1s और 2s जो मतलब जो शुरू वाला है ना, यानी जो है एस ब्लॉक में दो होते हैं ना, दो कॉलम, एक तो वही हाल ही न कर रब से फरियाद, फिर दूसरा वाला बेमकसद का सरवरा, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या हाल ही ने की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप पीरियोडिक टेबल को देखिएगा तो वो जो दोनों है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए उनको एस में रख दिया। इसी तरह से जो लास्ट वाले होते हैं, लास्ट वाला कौन सा होता है, जो सबसे एंड में होते हैं, 6 कॉलम जो होते हैं, है ना, पढ़ा होगा ना आपने, 6 कॉलम जो आखिर का है। हाँ, बीसी नोफ है ना, बीसी नोफ, और फिर उसके बाद में उधर कौन सा आता है, हीलियम। तो जो ये 6 कॉलम है लास्ट वाले, उनको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए जो उसको पी ब्लॉक बोल दिया, है ना। बहुत मजे की चीज़ है, आप अच्छे समझेंगे। तो चलिए अब करके देख लेते हैं, तो करके देख लेते हैं। चलो, इस स्कैंडियम का देखते हैं। मैं ये 3 करके दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये बाकी को तो कर ही लोगे, और जो है ना, फॉर एग्जाम्पल इस स्कैंडियम का ले लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, है ना, कितना होता है इसका, 21। तो देखो इसका कैसा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक भर दो, और जो है ना इसमें 3d को ऐसे ही खाली छोड़ दो, और इसको जो है 4s1 कर दो, 4s1, सही बता रहा हूं मैं, 4s1, ठीक। अब बस गिन लो इनको, 6 4 10 और 18 19 20 21, है ना, एक मिनट, हाँ 4s2, तो किसमें जाएगा, 4s2, तो हो गया 4s2। चलो, हाँ, क्योंकि हमने 4s2 पढ़ा है ना, कॉमन वाला तो ये है, तो 2 और 2 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 8 18 19 20 और 1 21, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा 1 आएगा, है ना, इसलिए जो है रख दिया पहले वाले इसको, है ना। देखा जाए तो थर्ड वाले कॉलम में रखा है इसको, है ना, यानी जो डी ब्लॉक है उसका पहला मेंबर यही है, पहला मेंबर यही है,
है ना, इस तरह से रखोगे ना आगे, स्कूटी बुकरमैन फिकोनी सी जेडन, है ना, ये हो गया। अब देखो ये सारे बाकी ये वाले जो है वो जितने भी हैं ये सब इसी को फॉलो करेंगे, ये वाला ये सब इसी को फॉलो करेंगे, बट इन दो को छोड़ के। अब जो हमारा है ना, इससे अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में आएगा, उसका इस तरह से नहीं करेंगे। तो हमने ले लिया क्या है क्रोमियम, हमने ले लिया क्रोमियम। तो क्रोमियम को सीआर से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया 24। ठीक है, हाँ 24। आ रही बात समझ, ये वाला हमने ले लिया ये वाला। तो इन दोनों के ये जो है याद रखेगा कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, और इन एक्सेप्शन को ध्यान में रखना है विशेष तरह, है ना। चलो, तो एक जो है आपको ध्यान में रखना है क्रोमियम, और एक ध्यान रखना है कॉपर। ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, चलो तो अब इसको करके देख लेते हैं। तो इसका होगा 1s2, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहाँ तक तो सबका एक जैसा भर दो, है ना। और जो है इसमें 4d और जो है 4s1 आपने यहाँ कर लिया, मान लेते हैं। तो इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाने वाला है, तो इसको आप देख लो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 18, 18 और 1 19, 19 और 5 24। और याद रखिएगा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो होगा हाफ फील्ड होगा। ये जो डी होता है, अब इसमें जो है कितने 5 सब ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे दोस्तों 5। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको ऐसे भर दूं, ऐसे भर दूं इसको कि भाई मैंने इस तरह से करके जो है 5 कॉलम बना लिए, ठीक है, मान करके चलें कि हमने ऐसे इसको बना लिया। और अगर मैं इसमें इस तरह से भरना चाहूं कि 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 1 5, अगर मैंने ऐसे भरा तो तरीका सही नहीं है, गलत है। हाँ, तो ये जो है याद रखिएगा गलत हो गया है, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं भरेंगे, हम ऐसे भरेंगे। ठीक है, इस तरह से भरेंगे, ऐसे नहीं भरते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब कोई चीज़ हाफ फिल्ड होती है या फुली फिल्ड होती है तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कॉपर। कॉपर, कॉपर को हम Cu से डिनोट करेंगे, यानी तांबा, तांबा। ठीक है, क्रोमियम को तो आप हिंदी में क्रोमियम ही लिखेंगे। क्रोमियम जो है बहुत ही हार्डेस्ट मेटल है, सबसे हार्डेस्ट मेटल है, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो कॉपर है तांबा, तांबा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी 29। तो देख लो 29 को कैसे करेंगे हम, 1s2, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s1। अब देखो 6 4 10 18 19 और एक और लिख लो यहाँ पर, सीधे सीधे जो है वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितने आपके 10। इन दो केस में डी जो है वो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड होता है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो देखो ये इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, राइट। मैंने इस तरह से कर लिया, तो इसको हम कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी 10 के 10 भर दिया हमने, समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सब में अगर देखा जाए, ओके, तो मैं कहीं पर लिख दे रहा हूं, आप नोट करके लिख लेना। ये चलो मैं ऊपर कर दे रहा हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं। ये दोनों जो है इनमें बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं ये दोनों, ठीक है ना। और यही शुरू के आप लोगों से पूछे भी जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में। ठीक है, हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट में याद रखिएगा। तो देखो नोट करके लिख लेना, हाफ एंड फुली फिल्ड। सब ऑर्बिटल में ही होगा, तो ऑर्बिटल्स के अंदर ही सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाफ फिल्ड, हाफ एंड फुली फिल्ड, फुली फिल्ड orbitals are make more stable the element। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अर्ध एवं पूर्ण भरे ऑर्बिटल
तत्वों को तत्वों को अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, स्थायीपन या स्थिरता प्रदान करते हैं, स्टेबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो, गुड। नेक्स्ट, यहां तक सबको समझ में आया? हाँ, वो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है डियर, है ना? वो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। हाँ, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है? वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पाउली का अपवर्जन का नियम वो ये कहता है कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन एक जैसी सभी क्वांटम नंबर को नहीं दर्शाता है। ये कहा गया था पाउली के जरिए। अभी आप इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जैसा तो शो कर ही नहीं सकता ना। अगर एक जो है क्लॉकवाइज घूम रहा होगा एक ही उसमें, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, क्या? एक मिनट, एक मिनट, ये गलत लिखा गया है। 3D कहाँ से आ गया उसमें? इतना तो आप खुद भी कर सकते हो। 4D नहीं, 3D। 3D, 4D कहाँ से आ गया? जैसे इसमें करा है आपने वैसे करना है। 4D, 3D, उसमें होगा 3D5। 3D5, ठीक है ना? यहाँ पर 3D5, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ही एक ठीक है, एक आपका शेल है ना? पूरे ही एक अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 2 3 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। हाँ। अगर आप N+1 वाला अगर रूल लगा रहे हैं और तो आप लिख सकते हैं। सुमन कनौजिया बिल्कुल लिख सकते हैं। बात तो एक ही है, वो तो एनर्जी के बेस पे बताया गया है। और मन को पहले लिख रहे हो आप, हाँ, तो वो एनर्जी के हिसाब से लिखा जाता है, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? हाँ, वो ये कहता है, कोई पूछ रहा है पाउली, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। हाँ, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो सोदा। Two electrons of the same atom at a time don't show the quantum number, to show the all the same quantum number, same quantum number। यही कहा गया था, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख लो ये।
हम्म एक समय में सभी, सभी का मतलब क्या हो गया, चारों। कितनी क्वांटम नंबर होती हैं, चारों। चलो ये था, है ना, कोई इतना खास रूल नहीं है। एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। सर आप टीजीटी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बुक लिखिए, जिससे हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। आप देखता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, आप मिल जाएगा तो मैं ज़रूर लिखूंगा। चलिए, थैंक यू इतना। आपने बाकी तो ले ही ली होंगी किताबें, है ना। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि जो क्वांटम नंबर्स होती हैं वो क्या है ना। तो क्वांटम नंबर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्वांटम नंबर जो है, चार नंबर ऐसी हैं ये जो ये बताती हैं कि कहाँ शेप, कैसी शेप है ऑर्बिटल की, कैसी आकृति है, कहाँ घूम रहा है, क्या है, यही है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने वाले, है ना, ऊर्जा वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को समूह का क्वांटम संख्या कहा जाता है। चार क्वांटम संख्याएं होती हैं आपकी। आपके जैसे प्रिंसिपल हो गई, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य एजीमूथल हो गई, और ठीक है। तीसरी हो गई आपकी जो है चुंबकीय, चौथी हो गई आपकी स्पिन, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको आप बोल देते हैं चक्रण। क्या बोल देते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप कि यहाँ तक सबका फंडा क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो, यहाँ पर समझेंगे कि जो ये बता दे कि पोजीशन और एनर्जी कैसी है, तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे ये बता सकते हैं कि शेल कितना बड़ा है, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना बड़ा शेल होगा, उतना ही ज़्यादा क्या एनर्जी हो सकती है। समझ रहे हैं। अब अगर हम ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल की बात करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का भी पता चल जाता है कि कहाँ पर घूम रहा है और किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये चार तरह की क्वांटम नंबर हमारी होती हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लगाने करने की जरूरत नहीं है। तो आइए इनको समझते हैं एक टेबल के जरिए, है ना। और मैंने ये थोड़ा बहुत जो है आपको जनरल वाले पोर्शन में भी बताया होगा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, जो आपकी जो संख्या है, यानी क्वांटम नंबर, क्वांटम, ठीक है ना, कौन सी, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्या कह लो, चलो, क्वांटम संख्याएं या संख्या, सिंबल है ये, किस चिन्ह से आप उसको दर्शाओगे। और पॉसिबल वैल्यू, है ना, जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, संभावित मूल्य हो सकता है, वो आप देख लेंगे। संभावित मूल्य क्या हो सकता है, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम बोलते हैं मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से डिनोट करते हैं गाइस, किससे, एन से। ये लिखा हुआ है, ये सामने लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, है ना। तो ये जो है 1 2 3 4, यानी जिसको आप बोलते हैं के एल एम एन। तो जाहिर बात है, जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा तो मैं ये कन्वर्ज, सर आप जितना अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री वैसे 12th क्लास में। अच्छा, चलिए कोई नहीं, आपके आपके अपने टीचर याद आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा ही पढ़ाया होगा उन्होंने। ठीक है। तो केलेमन, एन ओ पी क्यू, ऐसे इस तरह से करके मैं कहूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है चार है, इसका मतलब क्या है, चार शेल है। मैं कहूँ कि वन है तो आप कहेंगे वन है, टू है तो टू है, इस तरह से करके। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो इसको जो है आप सिर्फ क्वांटम नंबर जैसे आप बोल देते हो, है ना, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और आप चाहें तो इसको कह सकते हैं एजीमुथल। क्या कह सकते हैं इसको, एजीमुथल, है ना। इसी को हम देखो एंगुलर यानी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्वांटम नंबर भी कह देते हैं इसको, क्वांटम संख्या। और आपको इसको सिंपल कह सकते हैं एजीमुथल। इसी का नाम क्या होता है, एजीमुथल। एजीमुथल से याद आया, एक जगह है मूर्थल, और वहाँ के पराठे बड़े मशहूर हैं, है ना, कोई है वहाँ का, एजीमुथल। तो एजीमुथल कहा जाता है इसको, एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल से। समझ में आ गई बात ये। अब इसमें याद रखेगा कि इसको जब भी हमें निकालना होगा n-1 कर दो। यानी मैं कह सकता हूं कि जो L इक्वल टू होता है वो n-1 होता है। एक नियम याद रखेगा, L इक्वल टू क्या होगा, n-1।
अब जाहिर है n-1 करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर इसमें से वन वन करा आपने, -1 कर दिया, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0। ये वाली कितनी हो जाएगी? 1। ये कितनी हो जाएगी? 3, सॉरी 2, 2, और ये हो जाएगी 3। इस तरह से करके आपका ये चलेगा। तो देखिए 1 2 3 है ना, इस तरह से करके चलेगा, लेकिन ये n-1 रहता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो n-1 इक्वल होती है। समझ रहे हैं ना? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसको जो है हम m से डिनोट करते हैं, आप चाहें तो इसके नीचे l लिख सकते हैं, इस तरह से करके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है -l से लेकर के ठीक है, और आपका ये कहाँ तक रहती है? -l 0 और +l तक रहती है ना, याद रखेंगे इस तरह से रहती है, चाहे तो प्लस का निशान लगा लें। तो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी m की जो वैल्यू होती है, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? ये -l से लेकर के 0 एंड +l तक होगी। ठीक है। चलो, हाँ मैंने तो निपटाए हैं। हाँ और क्या, मैं मूर्थल के पराठे ने निपटाए, दिल्ली में रह के रखे। चलो, पास में ही है। 2-3 जगह मिलते हैं, लेकिन ओरिजिनल वाले उधर ही मिलेंगे आपको। तो ये सब समझ गया आप। देन क्या है? स्पिन, इसको हम बोलते हैं चक्रण। चक्रण क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ये जिंदगी एक ही बार मिलेगी, इसको जो है जितना एंजॉय करना है कर लीजिए, है ना, वरना जो है पछतावा तो आखिर में रह ही जाएगा। आखिर में सब मर जाएंगे एक दिन अपनी अपनी मौत, हर किसी को अपना, है ना, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ मलाल रह जाएगा। तो हर किसी के मन में जो है वो मलाल तो रह ही जाएगा। ठीक है, काश घूम लिए होते। जो ज्यादा घूम लेते हैं वो सोचते हैं काश पहले कमा लिया होता, बाद में घूम लेते, काश उसे टाइम दे दिया होता। कुछ को लगता है ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, काश नहीं दिया होता। तो ऐसी फीलिंग सबको आएगी, आप कुछ भी कर लो, आपको लगता जरूर है काश वो वाला प्लॉट हमने पहले ले लिया होता, उस घर को न बेचा होता, सड़क पे की जमीन न बेची होती, काश वो वाली खरीद ली होती, कौड़ियों के दाम में मिल रही थी। ऐसा हर किसी को लगता है, और वो जिंदगी भर लगता रहेगा, काश हमने भी पढ़ लिया होता पिछली बार अच्छे से पढ़ लिया होता तो 2 नंबर और आ जाते, तो सिलेक्शन हो जाता। ये फील आता रहेगा। चलिए, अब हम जो है निकालना सीखते हैं। चलिए, अब यहां पर हम जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। राइट 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 2s 2p 3d 4s इलेक्ट्रॉन। अब आपसे सीधा सीधा कहीं के भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लेगा कि बताओ चारों क्वांटम नंबर का पूछ लेगा, या फिर m का पूछ लेगा, या फिर s का पूछ लेगा, किसी का भी पूछ लेगा आपसे। अगर आपको जरा भी निकालना आता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए, पहले देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपका 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बताओ 2s के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है, और मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है 2s में। ठीक है, तो आप ये बताओ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना? जल्दी से बताएं। चलो, यहां तक हो गया। हाँ, उसके लिए पैसा होना चाहिए सर, उसके लिए पैसा होना चाहिए, किसके लिए? लवली की बात सही है वैसे तो। हाँ, बिना पैसे के चलिए, तो इसका जरा, हाँ, बिना पैसे के तो क्वांटम नंबर भी नहीं निकलती, निकालते हैं। चलो, वो इसका निकालते हैं। n इक्वल टू कितना हो जाएगा?
आप लोग भी ना हंसी दिलाते रहे तो मुझे। तो n इक्वल टू कितना हो गया 2, n इक्वल टू कितना हो गया 2, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल के आ गई हमारी 2। और जो हमारा ये क्या होगा l, l जो होगा वो कितना होगा। अब देखो एक चीज याद रखना कि l जो होता है, l जो होता है, अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो s p d f, ठीक है। यहां से एक चीज समझने की कोशिश करिए, एस जो है, खाली एस जो होगा वो कौन से उसमें हो सकता है, कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब हाँ कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हो सकता है, 1 में। पी जो है वो दूसरे में बनता है, शुरुआत मतलब वहां से होती है, ये तीसरे में जाके आता है, ये चौथे में जाके आता है। समझ रहे ना, यही तो मानोगे आप। अब मान लो एन, एल इक्वल टू क्या आ रहा था, एल इक्वल टू क्या था, n-1। अगर मैं इसको 1 कहूं तो n-1 इक्वल टू हो गया 0, ये हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। यहां से याद रख लेने वाली चीज आपको ये है, यहां पर देखो सुमन कनौजिया ने निकाला है कि n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, हाँ, इससे ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि आप सारे इलेक्ट्रॉन का थोड़ी ना पूछ रहा है आपसे, गलत निकाला आपने, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन का नहीं पूछा, आपसे पूछा है किसका, जो है 4d के 2s के बारे में बताओ, एक के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये इसके लिए, s के लिए कितना होता है, ये क्या है, l की वैल्यू है, तो ये होगी हमारी 0। m कितनी हो जाएगी 0। और जो है अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अब 2s के बारे में पूछा है और इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। तो अब इसमें जो है LMS, ये जो है वो क्या होगी आपकी 2s इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 होते तो प्लस हाफ और माइनस हाफ हो जाता, माइनस हाफ, है ना, इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जब एक दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, समझ रहे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन के, तो हम प्लस है लिख देंगे यहाँ पे, +2, +2। सुबह से बिना हंसे हुए ही पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, हम हंस लो। तो ये हो गया बेटा, ये इस तरह से निकालना है। आप n इक्वल टू m इस तरह से नहीं निकालोगे, वो सबके लिए होता है, वो सबके लिए होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो 4s वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके लिए होगा वो जो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, इसके लिए देखो 2p के लिए निकाल के दिखाओ। तो ये याद हो गया आप लोगों को। चलो मैं पिछले उस पर लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि जो है आप लोगों को याद रहे। याद रखिएगा कि अगर मैं l की वैल्यू निकालूंगा, है ना, तो s-p-d-f ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है, इसके लिए 0 होती है, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, बस इतना याद रखना है जी। ये थोड़ा सा अपने जहन में बिठा लो इसे, ठीक है, इसको बिठा करके रखना, उठा मत देना इसे। शम्मी कुमारी पीडीएफ का भी मैं दिखा लेता हूँ अभी, आप जो है वो देख लो। कुछ पीडीएफ रह रही हैं, होच पोच हो रही हैं सब, तो मैं उनको बड़े उससे सिस्टमेटिक तरीके से ही डलवा रहा हूँ। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, मुझे लगा आप लोगों को ये आता होगा। 2p के लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए हो गई, है ना। 2p के लिए देख लेते हैं, और 2p के लिए क्या होगा, तो n इक्वल टू जो है 2 हो गया, और l इक्वल टू कितना हो जाएगा, किसके लिए पूछा है, sp, है ना, तो 1 हो जाएगा। और m के लिए जो है वो कितना हो जाएगा, m के लिए हो जाएगा +1 0 -1, +1 0 -1, +1 0 भी हो सकता है और -1, या -1 से शुरुआत करते हैं वैसे, -1 0 एंड +1, ठीक है, ये हो गया 2p, ठीक है। अगर ये दिया हुआ होता है कि बताओ 2p 1 के लिए कितना है ना, या 2p 2 के लिए कितना है, अब 2p 2 कर दिया हमने, तो 2p 2 में, है ना, ये भी होगा x y z, तो है ना, अगर मैं कहूँ ये होता है जैसे 2p 6 है मान लो, है ना, यही तो होगा, तो इस तरह से नहीं हो सकता, 2p 2, है ना, 2p 2 और जो है 2p 2, ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी फिर ऐसे नहीं हो सकता, 2p 1 2p 1, इसमें भी ऐसा हो सकता है 2p1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक की पोजीशन पूछेगा तो 2p1, ये भी हो सकता है 2p1 एंड 2p1, हो सकता है कि नहीं, तरह से 6 ही तो है टोटल मिला करके, तो इसके लिए हो जाएगा। s की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, s की वैल्यू जो है आप, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालोगे, जैसे कहा 2p, तो आप +1 आप लिख दो, क्योंकि जनरली ऐसे केस में +1 ही लिखते हैं हम, प्लस हाफ लिखते हैं, तो ये होगा। अदरवाइज देखा जाए तो सबकी अलग अलग हो जाएगी। इसके लिए क्या होगी, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -½ एंड +½ इसके लिए भी क्या हो जाएगी, -½ एंड +½ इसके लिए भी क्या हो जाएगी, -½ एंड +½ तो ये हो गया इस तरह से करके, समझ रहा है। और जब भी ऐसा लिखा हो 2p, तो समझ लेना 2p1 की हम बात करते हैं। अगर लिखा हो 2p, है ना, ऐसे करके लिख दिया जाए, मान लो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
2p5, 2p5 लिख दिया, तब मैं बता सकता हूँ 2p5 का मतलब क्या है, कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा। 2p6 होता है ना, तो ये हो गया। तो मैं कहूँ 2p5, तो 1 2 3 4 5, इसके बारे में पूछ रहा है ना, -2 आएगी। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ कॉमन पूछा है आपसे, तो आप जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू भी जो है इतनी ना लिख करके, है ना, तो जैसे इसकी वैल्यू आपने लिख दी तो ये हो गई इसकी, है ना, और इसकी वैल्यू जो है इतनी आ जा रही है। तो अब अगर पहला है तो +2 लिख करके आप निकल सकते हो, तो ये वैल्यू हो जाएंगी इसकी। अगर मान लो मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपसे कहा गया कि 2p5 के लिए बताइए, तो 2p5 के लिए आप आराम से बता सकते हो, है ना, सेम निकल करके आएंगे ये, बट इसकी जगह 2p5 में क्या होगा, ये माइनस में जा रहा है तो उसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, नहीं होगी यहाँ पर। इस वाले का पूछेगा तो मान लो मैं कहूँ कि 2p1 का प्लस 2p2 का, 2p2 ये वाला है ना, तो इसके क्या होगी प्लस, 2p3 का प्लस 2p4, 2p4 -½ इसकी भी क्या होगी -½ तो समझ रहे ना, याद रखिएगा। शुरू के 3 +½ इसमें, और लास्ट के 3 -½ हो सकता है कि नहीं, स्पिन को बताएगा ना कि कौन सी स्पिन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। चलो अब मुझे सारे लोग जो है 3D का निकाल के दिखाओ, देखते हैं कितने लोग निकाल करके दिखाएंगे मुझे। चलिए 3D वाला आप लोग निकाल के दिखाओ, NNLMS। चलो भाई ये जल्दी से निकाल के दिखाओ, क्या आना चाहिए आप लोगों का, क्या आ रहा है, जल्दी से करके दिखाओ, मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलो यहाँ तक जल्दी से देखिए और फिर बताइए क्या सही आंसर है। हाँ देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कहें, हाँ ये वेरी गुड, अगर हम ऑर्बिटल के लिए कहें तो आप ये प्लस माइनस सारे लिखोगे। अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपसे इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुको, आपका मैं फंडा क्लियर कर दूं, शायद इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, पहले इधर समझो। इलेक्ट्रॉन्स कहा गया है अगर देखा जाए, अगर ऑर्बिटल कहा जाता तो इसके लिए मैं फिर -½ +½ दोनों लिखता। जब ऐसा कुछ कहा नहीं गया तो पहला इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इसमें। अभी मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अभी चलो एक काम कर लेते हैं, ऑर्बिटल, अभी आप इलेक्ट्रॉन के लिए चलो एक काम करो, 3D ऑर्बिटल के लिए निकाल के दिखाओ मुझे। अब सारी लिखनी पड़ेंगी आपको। अगर 3D ऑर्बिटल कह दिया, 3D ऑर्बिटल कह दिया, तब आपको तो सारा बताना पड़ेगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कैसे काम करेगा। तो ऑर्बिटल के लिए निकाल के बताओ। चलो शिल्पा, मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कहेगा, मैं अब सारे करा देता हूं, फिर आपको मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट भूल चुके हो आप लोग। कोई नहीं, इधर समझो, n बराबर 3, l बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा, d है तो SPDF 0 1 2 3, तो 2 हो गया 2। और वैसे भी ये ऐसे ही आ रहा है निकल के, n-1 है ना, n-1 वैसे निकालोगे तो निकल के आ रहा है, लेकिन आप इससे निकालोगे m बराबर जो होगा, पूरे ऑर्बिटल के लिए निकालोगे तो देखो +2, अगर ऑर्बिटल के लिए निकालोगे +2 +1 0, +1 से नहीं, -2, ठीक है, -1 0 +1 एंड +2, ये हो गया। इसके लिए देखो, इसकी दो वैल्यू होंगी, प्लस एंड -½ इसके लिए भी कितनी वैल्यू होंगी, प्लस एंड -½ इसके लिए भी कितना होगा, प्लस एंड -½ इसके लिए भी कितना होगा, प्लस एंड -½ इसके लिए भी कितना होगा, प्लस एंड -½ है ना। तो इस तरह से आप निकालोगे, 2 5 दूनी 10 वैल्यू इसकी निकल करके आ गए। तो ये तो हो गया पूरा ऑर्बिटल के लिए। हाँ जी, वेरी गुड। सुमन कनौजिया का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, स्पिन को अगर आप निकालोगे तो इसमें जोड़ दो। सुमन कनौजिया, वेरी गुड। मनीषा चौहान बिल्कुल सही आया है। हाँ, अब चलो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ कि देखते हैं कितने लोग बताएंगे। 3D4 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे सारी क्वांटम नंबर चाहिए। चलो 3D4 इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ कितना होगा। अब यहां पर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन बता दिया आपसे। हाँ, अमलेश यादव, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया।
लवली हाँ सही निकाल रहे हो। नहीं लवली आपका किसके लिए गलत आया है, चलो दोबारा से समझाता हूँ मैं। ये ऑर्बिटल के लिए पूछा है मैंने, अब 3d4 इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ। चलो मुझे 3d4 इलेक्ट्रॉन तो हमें कुछ नहीं करना। 3d4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 5 खाने बना लो इस तरह से करके, यही तो करना है आपको। क्या करना है, कुछ करना थोड़ी ना है इसमें, बस ये है कि थोड़ा सा समझना है और क्या है। इधर देखो, इसमें पूछा है कि भाई साहब ये बताओ हमें जो है इसके लिए 3d4 के लिए, तो कुछ नहीं करना। देखो 1 2 3 4 अभी तो फुल भरा भी नहीं है। अब ये बताओ 4 कौन सा है। अगर 1 2 3 4 5 तक भी पूछा जाता तो सबकी एक जैसी बन सकती थी। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं बता दूंगा, n इक्वल टू कितना हो गया 3, और l बराबर कितना हो गया, है ना। l बराबर कितना हो जाएगा, और d के लिए होता है 2, m के लिए कितना हो जाएगा, है ना। इस वाले के लिए 2 के लिए बता रहे हो आप। तो अब ये जो है, हाँ ये +2 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी जो है कितना 2 हो गया, 2 लिख लो आप, क्योंकि प्लस वाले में बता रहे हो आप। और अगर इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे, वो तो सबके चांसेस होते हैं, है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो आप बता दोगे कि भाई उतने हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, 2 रह सकते हैं। और जो है एस के लिए जो है आप कितना बताएंगे, आप +½ है, तो ये हो जाएगा +½ अगर मैं इसको ऐसे लिखता +2 मतलब -2 इस तरह से ऐसे करके, तो नहीं। तो इसके लिए जो है आप ये निकल करके आपका आ जाएगा +2, ठीक है। चलो, ये दैट क्लियर टू ऑल। आगे बात समझ। हाँ अमलेश वेरी गुड। अगर सारा निकालोगे तो वो ऑर्बिटल के लिए निकल करके आ जाएगा। ऑर्बिटल के लिए तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, एक के लिए तो +2 ही लिखोगे ना आप। चलो यहाँ तक हो गया सभी का। वीडियो को एक बार और देख लेना और कायदे से समझ में आ जाएगा। हम्म ऑर्बिटल के लिए पूछता तब +½ -½ बताते ना आप। इसके लिए +½ रहेगा। पहले वाले जितने भी सिंगल भरते हैं हम, +½ रहता है, बाद वालों का -½ रहता है। यानी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले उसमें ओरिएंटेशन में जो रहेंगे जितने भी होंगे सारे एक ही जैसी पोजीशन को बताते हैं। अभी तो पढ़ा ही था हमने क्लॉकवाइज, नीचे वाले होंगे तो क्या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ही नहीं, तो -2 कहां से आ गया, ये +2 ही तो लिखा है मैंने, +2, ठीक है। चलो निकाल लोगे। चलो एक काम करो, एक ऑर्बिटल के लिए और निकाल के दिखा दो। निकाल लेंगे ना, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो वेरी गुड। तो ये था हमारे क्वांटम नंबर्स, ओके। और एक क्वेश्चन और करके देखना चाहते हो तो देख लो। चलो अब मैं 4D, एक मिनट, चलिए। चलो अब मुझे एक और निकाल करके दिखा दो। चलो हाँ एक और क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। ऑर्बिटल पूछ रहा हूँ मैं, 3s ऑर्बिटल टोटल बतानी है अब आपको, +½ -½ सब लगे जो भी आप बताएंगे। इसके लिए बताओ n क्या होगी, l क्या होगा, ms क्या होगा। चलो फटाफट निकाल के बताओ मुझे। हाँ प्रीति इट्स ओके, और मैं फिर से समझा रहा हूँ, n = चलो निकाल के दिखाओ मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है जल्दी निकालिए। और मैंने ऑर्बिटल पूछा है,
ठीक है। फटाफट निकालो। वेरी गुड। सुमन कनौजिया ने निकाल भी दिया। सुमन कनौजिया, ये आपने एम की वैल्यू क्या लिखी है? एम की वैल्यू शायद लिखने से भूल गए। गलत लिखा है। ध्यान से, ध्यान से। अमलेश, अमलेश ने निकाला है सही। अमलेश एक छोड़ दिया आप। हाँ नहीं, अमलेश ने बिल्कुल सही निकाला है। वेरी गुड, अमलेश का कंसेप्ट क्लियर है यार। चलो बहुत बढ़िया। हाँ इसमें क्या था यार, कुछ भी नहीं करना था। एन 3 हो गया। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? आप ये कर रहे होगे मेरे ख्याल से कि एल इक्वल टू कर रहे होगे आप n-1। तो जो ही लोग यहाँ है ना n-1, यहाँ जो 2 लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं ना। आपसे लिख है ना गलत। तो यहाँ पर देखिए एल है ना, एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 0 1 2 3। तो एस के लिए कितनी लिख दूंगा मैं? 0। एम के लिए 0। इसके लिए प्लस हाफ। एंड क्योंकि ऑर्बिटल का पूछा है आपसे, तो प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, मे बी क्वाइट पॉसिबल। ये हो गया आपका, है ना। ये निकल करके आ गई सारी क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर। मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में? सभी क्वांटम संख्याएं, सभी क्वांटम संख्याएं, सभी क्वांटम संख्याएं। दैट क्लियर टोल। चलो ये हो गया आपका बढ़िया से क्लियर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को एक बार और देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ लवली, बिल्कुल ठीक है आपका भी, लेकिन क्या है, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। हाँ आराधना, वेरी गुड। मनीषा, हाँ एच इक्वल टू 3 कैसा आ जाएगा? हाँ हाँ, टाइपिंग में एरर हो गई होगी, और कोई बात नहीं। पूछा याद है, इसको प्लस हाफ भी कह सकते हैं, माइनस हाफ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल में पूछा है आपसे, ऑर्बिटल का पूछा है पूरा। तो इट मे बी द प्लस हाफ एंड मे बी द, हाँ नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। हाँ हाँ, दोनों हो सकते हैं ना, ऑर्बिटल में पूछा है, दोनों हो सकते हैं। तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो इज दैट क्लियर टू ऑल? कर लेंगे अब आप, है ना। तो अभी के लिए इतना। अभी जो है आपकी मैथ की क्लास है, उसके बाद मेरी अभी उसकी फिजिक्स की क्लास होगी, और जिसमें हम जो फिजिक्स का टॉपिक पढ़ लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड कल आपकी जो है थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस में करके, और ये जो है अब आपके जो बच्चे हैं ना, बहुत आसान आसान टॉपिक से बच्चे हैं, तो वो हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। अभी मैं देख लेता हूँ सर का, है ना, अभी के रिकॉर्ड डिले करेंगे तो मैं आगे क्लास को बढ़ा दूंगा। चलिए भाई, अभी हम जो है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे केमिकल और रिएक्शंस की, है ना। केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके बारे में समझेंगे कि क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसी में हम जो है बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हम जो इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, मैं ऐसी बर्बली बता देता हूँ। हम्म। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनका मतलब ये होता है कि जो है कैसे रिएक्शन चलती है, और इसको आप दिखाते हैं किसकी फॉर्म में दिखाते हैं? इक्वेशन की फॉर्म में दिखाते हैं। दरअसल होता यह है कि अगर मान लो मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है
है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो ये बना देती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि कार्बन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझो पहले, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है क्या बनेगा, वाटर बनेगा जी, है ना, इस तरह से। प्लस इसमें से जो है एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, है ना। अब आपको नहीं लग रहा है कि कितना लंबा लंबा लिख रहे हैं हम? तो प्लस जो है इसमें से क्या है, जल यानी वाटर निकलेगा इसमें से, और प्लस जो है इसमें से ऊर्जा रिलीज होगी, है ना, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी इस तरह से करके ऊर्जा। अब अगर हम ऐसे लिखने लगे तो ना तो हमें ये पता चल रहा कि जो है कितना कितना जो है कार्बन है, ना ये पता चल रहा कि कितना ऑक्सीजन है। अगर हम इसको ऐसे ही करके लिखेंगे तब भी दिक्कत हो रही है। तो हम जो है फिर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? सिंबॉलिक। अगर मैं कार्बन को इस तरह से लिख दूं और ऑक्सीजन को ऐसे लिख दूं, इस तरह से करके, है ना, ऑक्सीजन, और हम इसको ऐसे दिखा दें तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि बड़ी शॉर्ट फॉर्म में हम जो है CO2 और प्लस जो है वो H2 लिख करके दिखा दे रहे हैं, है ना। सॉरी वाटर नहीं बनेगा, CO2 नहीं, वाटर नहीं, वाटर नहीं, इसमें नहीं, सॉरी सॉरी, वो हाइड्रोकार्बन में होता है, हाइड्रोकार्बन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ऊर्जा निकलेगी यानी ऊर्जा। हाँ, अब जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पर इस तरह से करके, देखिए वाटर किस में निकलेगा। मान लो मैंने कोई हाइड्रोकार्बन ले लिया, मीथेन, और मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा तो इसमें से निकलता है CO2 और प्लस वाटर वेपर निकलती है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, तो वेपर निकलती है इसमें, वाष्प की फॉर्म में निकलती है, ठीक है, एंड प्लस इसमें से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो इससे हम आराम से बैलेंस कर सकते हैं कि भाई ये ऐसे तो पॉसिबल हो नहीं रही रिएक्शन, CO2, है ना, इधर जो है हाइड्रोजन के 4 एटम हैं और इधर जो 2 हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो हम इसको जो है 2H2 कर लेते हैं, 2H2 कर लेते हैं और इसे जो है 2O2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा CO2 और 2H2O, ऑक्सीजन के 2 और 2 4 बैलेंस हो गए, इतना से जो है ये बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया कि भाई कंबशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है, यानी ये दहन हो गया। तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन का नाम दे देते हैं जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नहीं, वो कहाँ से वाटर बनेगा? इसमें वाटर बनता है, जितने भी आप हाइड्रोकार्बन जलाते हो उसमें से वाटर वेपर बनता है, इस वाले में बनेगा आपके हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि जो मीथेन है, मीथेन है वो क्या है, वाटर, ये हाइड्रोकार्बन है। तो इधर आप याद रखिएगा, हाँ मीथेन, मेरे दिमाग में ये मीथेन चल रहा था, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ फिलहाल यहाँ पर याद रखिएगा, वहां से वाटर हटा दिया हमने। तो ये CO2 प्लस जो है इस तरह से करके निकल गया, और इसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स को आप जलाते हैं उसमें से CO2 और प्लस जो है जलवाष्प निकलती है, इसमें निकलेगी, इसमें 100% निकलेगी। आप जो घर में LPG जलाते हैं उसमें ब्यूटेन प्रोपेन, आप कोई सा भी उठा लो, है ना। जैसे आपने LPG ले लिया, LPG क्या होगा, LPG में ब्यूटेन होती है तो क्या हो जाएगा, C4 H10 और प्रोपेन होती है, तो कोई सा भी उठा लो। जैसे हमने C3H8 ले लिया तो ये क्या है, प्रोपेन है, क्या है ये, प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाते हो इसको, तो देखो ये भी जो है क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी, है ना, CO2 बना लेगी, और प्लस जो है क्या, 2H2 और प्लस जो है, सॉरी H2O प्लस एनर्जी, H2O और प्लस जो है इसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा रिलीज होगी, ऊर्जा निकलती है। तो आप इसमें देख लें, तो यहाँ पर इसको आप बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस कैसे करिएगा, ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 3CO2 कर लो, यहाँ 3CO2 हमने कर लिया तो कार्बन के 3 पूरे हो गए, और जो है ऑक्सीजन के आप अगर देखें तो 2 हो रहे हैं, और इधर ऑक्सीजन के हो रहे हैं 3 दूनी 6, है ना, 6 और 7 हो रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे कर लें, हाइड्रोजन है ना, अगर हम इसको 4H2 कर दें, है ना, 4H2 कर दें तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के देखें 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 हो गए, 6 4 10, 3 दूनी 6, 4 10, तो 5H2 कर दो इसको। कितना कर दोगे गाइज, 5H2, कितना करेंगे, 5H2 बन जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो ये हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखा कि 5 मॉलिक्यूल जो है वाटर के खर्च हो गए। तो अब बैलेंसिंग करके हम देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का, एक मिनट, हाइड्रोजन का भी कितना हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है। अगर यहाँ, सॉरी H2 नहीं, 5O2, O2 था ना हमारा। तो अभी हम देख लेते हैं, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 4 10,
और 4 दूनी 8, 8 और हाँ ये पूरा हो गया। तो देखिए इसमें जो दहन हुआ तो इसमें भी क्या है, वाटर वेपर निकली, आप किसी में भी निकाल लो। तो इसी फॉर्म में जो हम लिखते हैं इसी को हम जो है केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब अगर अलग अलग अवस्था में है ना, तो देखो आप सबने रिएक्शन में ऐसे लिखा देखा होगा, ऐसा लिखा देखा होगा कि जैसे ये गैसेस फॉर्म में है ना, गैसेस फॉर्म में है, तो इसके नीचे क्या है, ऐसे करके यहाँ ऐसे करके कैपिटल जी लिख दे, स्मॉल जी लिख देते हैं, है ना, इसके ऐसे लिखा होगा जी। ये मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में, तो जी लिख दिया हमने, है ना। यहाँ पर हम देख लेंगे ये कौन सी फॉर्म में है, जी फॉर्म में, और ये भी कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, तो इस तरह से लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ जो वाटर वेपर निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, गैसेस फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर लिक्विड एल नहीं लिख सकते आप, अगर आपने एल लिख दिया इसका मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि आप एलपीजी जला रहे हैं और आपके किचन में पानी बहने लगा हो, पता भी नहीं चलता, तो वो जो है भाप बन के निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो इस तरह से हम जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ बात करूं, कोयले को आपने जलाया तो कोयला कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, और ये कौन सी फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में, तो जी लिख दिया मैंने। और जब ये CO2 बनी तो कौन सी फॉर्म में बनी, गैसेस फॉर्म में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें भी हम बात करें तो ये कौन सी फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, ये भी कौन सी फॉर्म में, गैसियस, और ये भी कौन सी फॉर्म में बना, गैसेस फॉर्म में, और ये भी कौन सी फॉर्म में बना, गैसेस फॉर्म में। समझ आ रही बात यहाँ तक है? तो इस तरह से हम जो है लिखते चले, हो गए सर? तो इस तरह से हम जो है लिखते चले जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक ये सबका फंडा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगली क्लास में फिजिक्स की मिलते हैं आपसे, अभी के लिए इतना रहने देंगे। अगली क्लास में सारी इक्वेशंस, रिएक्शंस, ये सब हम लिखना सीखेंगे, खास करके रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं और उनके जो है यूज क्या क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। एक बार कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया इस? ओके, हाँ चलिए 1 मिनट। तो हो गया सभी का? ओके।